हाँ जी, प्लीज़ कंफर्म कर दें इफ़ आई एम ऑडिबल। अच्छा, आज हमने बात करनी है कुछ एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। सो वील बी सीइंग व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन परफॉर्म बेटर इन द एग्ज़ाम। कि आपको पता है अल्टीमेट टेस्ट हमारी एबिलिटी, हमारे नॉलेज का, दैट इज़ व्हेन वी आर एक्चुअली सिटिंग इन द एग्ज़ाम एंड राइटिंग, ठीक है। सारी आपकी जो प्रिपरेशन है वो वहाँ पे आके मैनिफेस्ट हो रही होती है। एंड इफ़ यू आर समहाउ नॉट एबल टू ट्रांसलेट योर नॉलेज ऑन पेपर, तो फिर दैट इज़ समथिंग विच दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो खैर हम ये देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं और क्या वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। आप लोग कंफर्म कर दें इफ़ यू आर एबल टू हेयर मी। अच्छा, सो बेसिकली what I'll be focusing on will be जो हमारा अपकमिंग पीएमएस एग्ज़ाम है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग सीएसएस के लिए भी तैयार कर रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे, सो इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ एक्चुअली। बट पीएमएस क्योंकि बिल्कुल इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो हम उस हवाले से भी कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कि सिंस माई एक्सपर्टीज़ एंड माई सब्जेक्ट इज़ साइकोलॉजी, तो मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो साइकोलॉजी से रिलेवेंट दे रही होंगी, बट ऑफ कोर्स आप उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब लेट्स बिगिन। पहली चीज़ जो होती है ना, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द ड्रैगन ऑफ द क्वेश्चन। एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, यू हैव टू राइट व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, ठीक है। आपने उसको उसी रेलिवेंस में लेके चलना है, उसी डायमेंशन में। विल टॉक अबाउट दैट अ बिट लेटर, किस तरह सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आप जब वो लिखोगे जो उसने पूछा है, ना कि वो लिख रहे होगे जो आपको आता है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है। देखो, आपने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, डिफरेंट नोट्स बनाए, सब कुछ किया, बट व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि वहाँ पर बैठकर आपने किस तरह उस पर्टिकुलर बैंक ऑफ मटेरियल में से चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सब कुछ नहीं लिख देना वहाँ पे। ही डजंट वांट टू नो एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड एंड पिक एंड चूज, एंड दिस इज़ व्हाट separates you as a candidate, ठीक है, from average to above average, because we all know this is a competitive exam। हमने इसमें एवरेज से ज़्यादा परफॉर्म करना है, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन के अगर हम देखें तो दो टाइप्स के होते हैं जनरली स्पीकिंग। वन इज़ डिस्क्रिप्टिव, जो आपसे ज़्यादातर चीज़ों को डिस्क्राइब करने का कह रहा होगा, ठीक है, या बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होंगे कि अच्छा भाई डिफ़ाइन कर दो ये क्या होता है, कंपेयर, कंट्रास्ट, मे बी टू थेरीज, मे बी टू कॉन्सेप्ट, कुछ भी हो सकते हैं। अगेन या आपने इसको अपने सब्जेक्ट पर खुद अप्लाई करना है, ठीक है। एलाबरेट करने को कह सकता है, एक्सप्लेन करने को कह सकता है। दूसरी तरह के क्वेश्चंस होते हैं विच रिक्वायर सम क्रिटिकल एवेलुएशन, ठीक है, वो आपसे कुछ एनालिसिस मांगते हैं, दे वांट यू टू एक्चुअली थिंक एंड राइट, ठीक है। अब ज़्यादातर सीएसएस में हमने जिस तरह पिछले सालों में देखा कि वो अब थोड़ा एनालिटिकल पार्ट पे फोकस कर रहा है, ठीक है। किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, एनालाइज, कंपेयर, सॉरी नॉट कंपेयर, कमेंट, ठीक है, एग्जामिन, इस चीज़ को एग्जामिन करें, डिस्कस। अब ये सारी वो चीज़ें जहाँ पे आपने कुछ अपना इनपुट भी देना है या आपने चीज़ों को सिंथेसाइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन के वर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सो पहली चीज़ डिफाइन, विच इज़ वेरी सिंपल, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, ठीक है। अब अगर आपसे वो कह रहा है कि डिफ़ाइन करो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने उस कॉन्सेप्ट का, जो भी उसने पूछा, इसका आपने एक बड़ा प्रिसाइज सा मीनिंग देना है, ठीक है।
बट प्रिसाइज डजेंट मीन कि आपने एक ही डेफिनेशन उसकी दे देनी, आप एक से ज़्यादा डेफिनेशंस भी दे सकते हैं, ज़रूर दें, टू शो हाउ फेमिलियर यू आर विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा ऑथर्स ने उसके बारे में बात की, आप ऑथर का नाम लिख दें, उसको साइट कर दें, रेफरेंस दे दें, किसी किताब में है आप वो दे दें, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने आप अगर आपको लग रहा है कि दो डेफिनेशन बहुत मिलती जुलती हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इनमें, वन एंड द सेम थिंग, तो फिर आपको रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप दो से ज़्यादा डेफिनेशन तब दो जब उनके अंदर कोई डिफरेंस है, ठीक है। या हो सकता है दो डेफिनेशंस ऐसी हैं जो थोड़ी सी आपस में वो हैं, व्हाट यू कॉल इट, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करें, बट दे आर एक्चुअली एडिंग टू ईच अदर, ठीक है। इस तरह की चीज़ हो सकती है, एक डेफिनेशन में कोई चीज़ मिसिंग है जो दूसरे आने वाले स्कॉलर ने या इंटेलेक्चुअल ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा होगा कि आप अपने सब्जेक्ट के जो मेन वो उसके हैं फाउंडर्स हैं या मेन प्रोपोनेंट्स हैं, उनका ही आप लिखो, ठीक है। बड़ी अच्छी सोर्सेज से आप डेफिनेशन लिखो, ठीक है। डोंट गो फॉर डिक्शनरी डेफिनेशंस, बट गो फॉर योर फील्ड स्पेसिफिक डेफिनेशंस, ठीक है। अच्छा, फिर आती है बात डिस्क्राइब की, ये भी बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, डिस्क्राइब फ़लाँ चीज़ के फीचर्स, फ़लाँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि यू हैव टू शो इंसाइट इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। आप यहाँ पर बात कर सकते हो उसके मेन फीचर्स के बारे में, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी अगर टाइप्स हैं, जिस तरह एक क्वेश्चन आ सकता है जी, डिस्क्राइब मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली द डेफिनेशन विल नॉट बी इनफ, ठीक है। उसने आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी, थोड़ा सा डेफिनेशन से अगले स्टेप पे आपने जाना है। अब आप मेंटल रिटार्डेशन को दो लाइंस में आप बता दोगे कि वो होती क्या है, एंड देन यू विल डिस्क्राइब व्हाट इट इज़, डिस्क्रिप्शन दोगे आप उसकी, ठीक है। जिस तरह हम कोई तस्वीर देखते हैं एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन इन इट, इस तरह करना है, लेकिन आपने एक्सप्लेन वाली डिटेल में नहीं जाना। सो दिस इज़ अ बैलेंस बिटवीन डिफाइन एंड एक्सप्लेन, ठीक है। यहाँ पर आप उसके टाइप्स, काइंड्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ें बता सकते हैं, बट यू हैव टू स्टेट दम इन अ वेरी नैरेटिव सॉर्ट ऑफ वे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी आपने मेंटेन रखनी है यहाँ पर। अच्छा, आगे चलते हैं। एलैबोरेट क्या होता है? एलैबोरेट का जहाँ पे वर्ड आ गया, यू वुड नो दैट दिस इज़ आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ डिटेल, ठीक है। यहाँ पर आपको जितनी डिटेल पता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट उसने आपसे पूछ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्लोमेसी है, जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। अब आपने डिप्लोमेसी को डिफ़ाइन कर दिया, उसके आपने टाइप्स बता दी, अच्छा क्या होती है, कहाँ पर अप्लाई होती है, यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। या जैसे पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है, सॉवरेनिटी। सो इफ़ ही टॉक्स अबाउट सॉवरेनिटी, आप यहाँ पे बता सकते हैं अच्छा क्या उसके मेन प्रिंसिपल्स होते हैं विच डिफाइंस इफ़ अ स्टेट इज़ सॉवरन और नॉट, ठीक है। फिर आप इसकी इंटरनल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल, इस तरह की बातें जितनी भी हैं ये आ जाती हैं एलैबोरेट के अंदर। इधर आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स दोगे, जितना चीज़ों को फैला फैला के लिखोगे, उतना ही बेहतर होगा, राइट, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ डिमांडिंग सच। अब रेलेवेंस जो होती है ना, हम कहते हैं कि हम रेलेवेंट कैसे हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द की वर्ड वॉट ही इज़ आस्किंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप डायग्राम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, टेबल्स और ऐसी चीज़ें, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। कंपेयर, कंपेयर और कंट्रास्ट बहुत ही कॉमनली अकरिंग टर्म्स हैं जो अक्सर वो कह देता है, वो एक सवाल में भी कह देता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है। अच्छा, कंपेयर जब वो कह रहा है तो इसका क्या मतलब है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ पर दो चीज़ें, दो टॉपिक्स, दो कॉन्सेप्ट्स सिमिलर हैं, ठीक है। इफ़ सेज कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिलफर्स यूएस एंड इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो कुछ भी है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सेक, आपने वहाँ पर उसकी जो सिमिलर चीज़ें हैं, कहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी सिमिलर है, कहाँ पर उनकी बेसिस सिमिलर है, रूट क्या है उस सिमिलैरिटी की, ठीक है, वो आपने डिस्क्राइब करना है। फिर आप उसकी सिग्निफिकेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल ओरिजिन्स की भी बात यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप डिफरेंसेस दे सकते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट योर आंसर शुड टिल्ट टुवर्ड्स सिमिलैरिटीज़, ठीक है। आप डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं, मे बी इन द कंक्लूजन, मे बी इन द एंड, बट मेक श्योर कि आपका आंसर जो है वो दैट इज़ फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग द सिमिलैरिटीज़, ठीक है। अब इसी के ऑपोजिट देखते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में वो क्या कहता है कि यू हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, ठीक है। अब कंट्रास्ट वो चीज़ आ गई जहाँ पे आपने डिफरेंसेस की बात करनी है, कैसे दो आइडियाज़, दो कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। व्हाट सेट्स देम अपार्ट, क्या कंट्रास्टिंग बात है उनके अंदर, किस तरह वो ऑपोजिट्स हैं, किस तरह वो डिफ़र कर रही हैं, ठीक है। अच्छा,
कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले क्वेश्चंस में एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप सेंटर में पेज के लाइन लगा दो, डिवाइड इट इन हाफ एंड देन राइट, दोनों कॉन्सेप्ट्स को लिख दो एक तरफ, और इससे क्या होता है कि आपका आंसर में बैलेंस मेंटेन रहता है, यू डोंट मिस एनी पॉइंट। ठीक है, अब अगेन आप अगर दो कंट्रीज़ की बिल फर्ज पावर ऑफ द प्रेजिडेंट कंपेयर कर रहे हो तो आप साथ साथ लिखते जाओगे, अच्छा एग्जेक्टिव पावर्स में ये डिफरेंस है जी, जुडिशल पावर्स में ये है, इस तरह, तो यू वुडंट मिस एनी पॉइंट बिकॉज यू बी एबल टू टैली देम। ठीक है, इवेलुएट में क्या करना होता है आपने, अब ये आ गई हमारे क्रिटिकल वाला एस्पेक्ट। ठीक है, अच्छा, क्रिटिकल इवेलुएशन मीन्स कि यू हैव टू गिव योर जजमेंट और योर वर्डिक्ट बट इट्स नॉट एन ओपिनियन। ठीक है, वो वाला ओपिनियन नहीं है जो हम ऐसे आम बैठे हुए जो हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में हम ओपिनियन दे रहे होते हैं। नो, दिस हैज़ टू बी एन इन्फॉर्म्ड एकेडमिक ओपिनियन जो आपने किस पे बेस करना है, जो आपने अपने आर्गूमेंट्स दिए। ठीक है, कुछ सर्टन आप वो दोगे, एविडेंस दोगे। ठीक है, उसके बेस पे आप अपना एवेलुएशन फॉर्म करोगे। इट हैज़ टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, इट हैज़ टू बी वेरी लॉजिकल। ठीक है, यू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्गूमेंट। ठीक है, एविडेंस आपने दोनों साइड्स की दे दी, जितने ज़्यादा आप इसमें सोर्सेज कोट करोगे उतना ही बेहतर है। आपकी बायसनेस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, किसी एक स्कूल ऑफ थॉट या किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, आपने पहले दोनों चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली सामने रख देना है, देन इन द एंड यू कैन गिव अ क्रिटिकल एवेलुएशन। ठीक है, यू कैन स्टेट योर पोजिशन ऑन दिस। अगेन सब्जेक्टिविटी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, या पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, डिस्कस में वो क्या कहता है, अब डिस्कस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू एलाबोरेट। इसमें आपने क्या करना होता है, यू हैव टू गिव एन इन डेप्थ आंसर विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, अब आप एक डिस्कशन जब करते हो तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा यार, जितने पर्सपेक्टिव्स टेबल पर आ सकते हैं उतना बेहतर है। सो यू हैव टू डेमॉन्स्ट्रेट कि किस तरह आपके पास डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर अगेन आप एंड पे अपना एक कंक्लूसिव रिमार्क दे सकते हो। आगे जाके हम कंक्लूजन की बात करेंगे, वो कहाँ पे देना चाहिए और कहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्कशन वाले क्वेश्चंस में विल टॉक किस तरह हम कंक्लूजन दे सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई हमारी कि किस तरह हमने क्वेश्चन की वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अनदर थिंग इज़ कि जब आप हेडिंग्स दे रहे होते तो इट्स वेरी यूज़फुल इफ़ यू मेंशन द वर्ड दैट्स इन द क्वेश्चन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछ लिया कि जी कंपेयर एंड कंट्रास्ट थियरीज ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, एंड क्रिटिकली एवेलुएट देम एज वेल। ठीक है, अब आपने हेडिंग दे दी जी, ये इनका कंपैरिजन है, कंपैरिजन का हेडिंग कंट्रास्ट, एंड देन एट द एंड यू राइट क्रिटिकल एवेलुएशन। ठीक है, सो द एग्जामिनर वुड नो कि यार इसने मेरी बात को समझा है। ठीक है, ही इज़ आंसरिंग व्हाट आई हैव आस्क्ड, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को, अदरवाइज़ हो सकता है आप लिख रहे हो लेकिन आपने वो नहीं लिखा जो उसने पूछा है। ठीक है, आपने थोड़ी सी अपनी डायमेंशन ख़राब कर दी है। अच्छा, आगे चल के इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, हाउ टू स्टे रेलिवेंट। अब जिस तरह हमने पहले बात की, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट व्हाट इज़ आस्क्ड नॉट व्हाट यू नो, तो आपकी ऑटोमेटिकली आंसर रेलिवेंट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने क्वेश्चन की डायमेंशन को स्टिक करना है। अब डायमेंशन से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहा है कि, अब साइकोलॉजी से एग्जांपल देती हूँ, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब उसने आपसे फंक्शन पूछा है कि ब्रेन का फंक्शन क्या है। आप अगर उसका स्ट्रक्चर बताने लग जाओगे तो दैट इज़, मतलब बेशक वो कॉन्सेप्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन रेलेवेंस इतनी ज़्यादा नहीं रही सवाल की। आपके सवाल का ज़्यादा फोकस फंक्शन के ऊपर होना चाहिए। 80% आप फंक्शन की बात करें, हाँ 20% आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ये ब्रेन के एरियाज़ हैं, और लेकिन एम्फेसिस अगेन हैज़ टू बी ऑन फंक्शन। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो रेलेवेंस है उसको टाइम के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है कि आपके पास टाइम कितना है, आपने अपने क्वेश्चन को उस तरह से डिवाइड कर लेना है। आगे जाके हम टाइम डिवीजन की भी बात करते हैं। लाइक आई सेड कि ये सारी जो 5 टिप्स हैं आपस में कनेक्टेड आपको नज़र आएंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जिस तरह अगर आपसे कहता है कि जी डिफ्रेंशिएट या फिर डिस्टिंग्विश बोथ मीन द सेम थिंग बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन दे देना काफ़ी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी ये परसेप्शन होती है, ये इसकी टाइप्स हैं, ये इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, या जो कुछ भी है, और जी ये सेंसेशन होती है। आपने दोनों को आइसोलेशन में नहीं बयान करना, दैट इज़ नॉट आस्क्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करके बताना है कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ें विच सेट देम अपार्ट। ठीक है, अच्छा, अब हमने बात की कि हमने किस तरह टाइम और रेलेवेंस को टाई करना है। आपको वो सवाल दे देता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट थियरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल। अब आपको खुद ही ये बात समझा देनी चाहिए कि आपके पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स हैं,
तो आपका आधा टाइम कंपेयर करने पे लगना चाहिए, आधा टाइम कंट्रास्ट करने पे लगना चाहिए। इसी तरह आपने 20 मार्क्स को डिवाइड कर लेना है, ऑल्दो डिविजन्स नहीं हुई होती, लेकिन आपने ये खुद से थोड़ी सी वर्किंग करनी है, ठीक है। कि हमारा अगर सवाल 20 नंबर का है, ऑब्वियसली क्वेश्चंस 20 मार्क्स के ही होते हैं एज अ सेट स्टैंडर्ड, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट को आप ऐसे समझ लो कि 10 नंबर कंपेयर के हैं, 10 नंबर कंट्रास्ट के हैं, तो इक्वल टाइम है, तो आपने इक्वल मार्क्स है, तो आपने इक्वल टाइम देना उसको, ठीक है। अगर आप शुरू में थोड़ा सा बताना चाहते हो कि एटीट्यूड क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन बेशक मत दो, बिकॉज ही हैज़ंट आस्क्ड यू स्पेसिफिकली कि डिफाइन एटीट्यूड। अगर वो कहता है डिफाइन एटीट्यूड, तो फिर आप लिखते हैं डेफिनेशन, फिर आप उसको डिफाइन वाले तरीके से लेके चलते हैं जो हमने शुरू में बात की, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको डायरेक्टली कहा कंपेयर एंड कंट्रास्ट थेरीज, आपने थेरीज पे फोकस करना है। एटीट्यूड की आप थोड़ी सी 2-3 जुमलों में बता दो होता क्या, जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द थेरीज, और वो भी आपने सिर्फ थेरीज को स्टेट नहीं कर देना, आपने हर थेरी को दूसरी थेरी से कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, ठीक है। आप हेडिंग्स दे दो, थेरी की मेन वो लिखो, मेन प्रोपोजिशन, नीचे उसका कंपैरिजन और कंट्रास्ट, कि किस थेरी से वो सिमिलर है, किस किस थेरी से वो कहाँ पर डिफर कर रही है, ठीक है। इस तरह से आप लेके चलोगे। इसी तरह अगर वो आपसे कहता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन बेबी परसेप्शन, डिफाइन परसेप्शन एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप खुद ही इसको डिवाइड कर लो कि डिफाइन 5 नंबर का हो गया और जो एक्सप्लेनेशन है वो 15 नंबर की है, तो आपने टाइम भी उसको उसी तरह से देना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल स्टे रेलेवेंट। आपको पता होगा मैंने इन पैरामीटर से बाहर जाके नहीं लिखना कुछ भी। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं एंड दे फॉरगेट व्हाट इज़ आस्क्ड। फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा है आपको कि जी एलैबोरेट एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट एक्स वाई जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपने एलैबोरेट तो बड़ा अच्छा कर दिया उसको, और एंड पे आपने उसको कंक्लूड कर दिया, 4 लाइनों में लिख दी उसकी इवैल्यूएशन। नो, आपको इसको इक्वली डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है। या एटलीस्ट आप इसको 1/3 तो देते हैं इवैल्यूएशन को, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर वी मूव अहेड। वो कहता है अगर आपसे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब आपको खुद समझा देनी चाहिए कि एक्सप्लेन का मतलब है कि मैंने डिटेल देनी है, और यहाँ पे 2 चीज़ों के मैंने फंक्शंस बताने हैं, तो 15 नंबर मैं इसके रख लेता हूँ अपने जहन में। और ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के मैंने सिर्फ 5 मार्क्स रखने। ये नहीं करना है कि सेल की पूरी कहानी लिखनी शुरू कर दी और जो असल चीज़ है उसको आपने इतना वेट नहीं दिया। आपने उतना ही वेटेज देना है आपके आंसर में जितना उसने सवाल की स्टेटमेंट में उसको किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम दिस। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन राइट देम इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड पे आई विल टेक द क्वेश्चंस। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की एक बड़ी ही सिंपल सा तरीका है विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। 3 घंटे होते हैं आपके पास पेपर के, ठीक है। अच्छा, पहले आपको मिल जाता है एमसीक्यूज़। अगर हम सीएसएस की बात करें तो आपको 20 एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, और 20 एमसीक्यूज़ करने में 10-15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ोगे जो कुछ तो आंसर्स होंगे आपको फ़ौरन आ जाएंगे, ठीक है, देखते ही। कुछ होंगे जिस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसे होंगे जो आपको सोचने के बावजूद भी नहीं आएंगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। हो सकता है आप वो पहली दफ़ा देख रहे हो या आपको याद ना आ रहा हो, फिर आप उनका कुछ नहीं कर सकते, आपको ऑब्वियसली उन पर कोई गेसेस ही लगाने पड़ेंगे, बट 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको आपकी सब्जेक्टिव वाला पार्ट मिल जाएगा। उसके लिए यू विल हैव 2 hours and 45 minutes विच मीन्स कलेक्टिवली आपके पास 165 मिनट्स होंगे। लेट्स बी वेरी प्रिसाइज ओवर हेयर, ठीक है, बिकॉज ये गेम फिर टाइम की आ जाती है एंड पे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं हमें आता था बट हमारे पास टाइम नहीं बचा एंड पे, तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। चलो ना आता हो तो ठीक है, बट आता था एंड यू कुड नॉट परफॉर्म एज वेल एज यू डिड इन योर अर्लियर क्वेश्चंस, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो हम यहाँ कैसे कैटर कर सकते हैं, आपने टोटल टाइम ले लिया 165, उसको 4 पर डिवाइड कर दिया। अगर हम पीएमएस ऑप्शनल्स की बात करें तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव इन दैट एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं 20 मार्क्स के। अगेन आपके पास 3 घंटे का स्लॉट, अगर आप डिवाइड करो तो रफली मोर और लेस आपके पास 40 मिनट्स होते हैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। कैसे,
अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, हर क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स हैं। पहले 10 मिनट आपने कुछ भी नहीं लिखना, यू जस्ट हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। और आपने सिर्फ दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना, बिकॉज बिलीव मी वो पॉइंट्स आपके जहन से उड़ जाएंगे। जैसे आप लिखना शुरू करोगे, आप इधर उधर देखोगे, आप लोगों के साथ कंपेयर करोगे, आपको टेंशन होगी। अच्छा, पहली चीज़ ये कि आपने दूसरों को देख के ये नहीं सोचना कि यार इन्होंने तो धड़ा धड़ लिखना शुरू कर दिया, मैं अभी बैठ के रफ वर्क कर रहा हूँ। नो, डोंट कंपेयर, ठीक है। आपकी नज़र ज़रूर पड़ेगी लोगों पे, और सामने घड़ी लगी होगी उस पर भी नज़र पड़ रही होगी, आपको टेंशन हो रही होगी कि यार मैंने अभी तक लिखना नहीं शुरू किया, बट दिस इज़ अ गुड वे टू गो अहेड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं कहूँगी कि डोंट एक्सपेरिमेंट इन योर एग्ज़ाम। अगर आपने पहले ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो डू इट, अभी भी आपके पास टाइम है। इफ़ यू आर सिटिंग फॉर PMS, यू स्टिल हैव अ कपल ऑफ डेज़, तो आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 3 घंटे के लिए अपना कमरा लॉक कर लो एंड जस्ट सिट डाउन एंड डू दिस। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, गुड इनफ, ठीक है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा, करना आपने क्या है, हर क्वेश्चन आपने आखिरी पेपर आखिरी पेज में जाना है अपनी आंसर शीट के, ठीक है, रफ पेज पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ लिखना अलाउड नहीं है, और नीट साइड पे आपने भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना। यू हैव टू डिवाइड योर शीट इन 4 पार्ट्स, ठीक है। एक सेंटर में लाइन लगा लो, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, प्लस सा बना लो। 4 हिस्से हो गए उसके। अच्छा, चारों में अपने अपना क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो। मैं चारों साथ क्यों कह रही हूँ, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, कई दफ़ा एक क्वेश्चन में कोई पॉइंट आता है, आप कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा फिट नहीं हो रहा, उधर ज़्यादा अच्छा लगेगा, या उससे आपको कोई और पॉइंट आ जाता है, कोई और एग्जाम्पल जहन में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो, जस्ट जॉट डाउन वट एवर कम्स टू योर माइंड। इस वक्त रेलिवेंट है, नहीं है, सेंस बन रही है, नहीं बन रही, डोंट स्टॉप इट, ठीक है। आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, जो भी आपके जहन में माइंड मैप आ रहा है, ब्रेनस्टॉर्म, बुलेट पॉइंट्स, उनको लिखते जाओ। अच्छा, नंबरिंग अभी नहीं करनी, बस बुलेट पॉइंट्स बनाओ जल्दी जल्दी। उसके बाद एकदम आपको तसल्ली हो गई कि अच्छा यार इससे ज़्यादा मेरे पॉइंट्स जहन में नहीं आ रहे, अब आप उनको थोड़ा सा सीक्वेंस देनी शुरू कर दो, ऑर्डर दे दो उनको थोड़ा सा अपने उधर ही, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये पॉइंट ज़्यादा बेहतर मेरे इंट्रोडक्शन में लगेगा, या मतलब स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन, क्योंकि नॉर्मली हम हर सवाल में तो इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे होते अनलेस के मांगा हुआ उसने, ठीक है। अच्छा, आगे क्या करना है आपने, आपने उनको नंबरिंग कर दी, पैराग्राफ जहन में सोच लिया, हेडिंग सोच ली, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐसे लिखना है, बिल्कुल जैसे हम ऐसे की आउटलाइन में थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे होते हैं, सिमिलर टू दैट, बट ऑब्वियसली नॉट ऑफ दैट एक्सटेंट। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना शुरू कर देना है। अब इसमें ना 2 तरीके हैं, या तो आप ये कर सकते हो कि पहले आधा घंटा ले लो, आधा घंटे से भी कम लगेगा वैसे आपको, उसमें सारे सवालों की आउटलाइंस बना लो। दैट इज़ द वे कि जब आपका दिमाग चल रहा होगा तो आपको ना बाकी क्वेश्चंस के भी पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे जहन में, ठीक है। उसके बाद आपके पास 30 मिनट्स होंगे सुकून से बैठ के आंसर लिखने के लिए। वहाँ पर फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपको ये पता हो गया मैंने सारी वर्किंग की हुई है, अब मैंने बस इसको एक शक्ल देनी है, ठीक है। तो आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी कोहेरेंस मेंटेन रहेगी, आपका वो फ्लो ऑफ थॉट नहीं टूटेगा, आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली यू विल कीप चेकिंग कि आप कोई पॉइंट मिस तो नहीं करे, हो सकता है आपके जहन में लिखते लिखते और पॉइंट्स आए, बिल्कुल आप उनको उसमें शामिल कर दो, ठीक है। और एंड पे आपने रफ वर्क को क्रॉस आउट ज़रूर कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक ये तरीका हो गया, बाकी ये कि आप हर सवाल में ऐसे कर लो, पहले 10 मिनट जल्दी से ब्रेनस्टॉर्मिंग की, माइंड मैपिंग की, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर अगला, फिर अगला। इससे क्या होता है कि आखिरी क्वेश्चन में आते आते अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता तो एटलीस्ट आप यू आर वेरी क्लियर कि मैंने लिखना क्या है। उस वक्त आप बैठ के ये नहीं सोच रहे होते यार क्या लिखूँ क्या नहीं। और इससे एक चीज़ और भी होती है, ये जो बच्चे अक्सर ओवर राइटिंग कर रहे होते हैं या लिख के काट देते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती क्या लिखना है, हेडिंग एक लिखी नहीं, ये नहीं अच्छी लगी, ये पॉइंट पहले लिखूँ ये बाद में, तो रन टाइम पे आपने वो प्लानिंग नहीं करनी, प्लानिंग आपने पहले 10 मिनट में कर ली, ठीक है। और जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आप ये ज़्यादा इसको आसानी से कर सकोगे, शायद आपको 10 से भी कम मिनट लगें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन। कहा जाता है कि जी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पहली चीज़ तो ये कि आपकी नीटनेस बहुत मैटर करती है। अब नीटनेस आपने कैसे लानी है, एक तो ऑब्वियसली यू विल बी पुटिंग मार्जिन, एक साइड पे तो लगा होता है, दूसरी साइड पे भी अच्छा ना बहुत बड़ा मार्जिन लगा देना है आपने कि जी 2 इंच का मार्जिन लग रहा है, नो, जस्ट कीप इट मिनिमल, लाइक 1/2 इंच 1 इंच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी हैंड राइटिंग लिजिबल होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपने बेशक बहुत अच्छी बात लिखी हो, पढ़ी नहीं जा रही तो क्या फ़ायदा, फिर एंड पर आकर अक्सर बच्चों की राइटिंग ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि राइटिंग ख़राब हो रही है, थोड़ी देर पॉज कर लो, ठीक है। बेशक टाइम गुजरा है बट यू आर गेटिंग मी राइट, कि आपने अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया बट एलिजिबल ही नहीं है तो क्या मार्क्स मिलेंगे आपको उसके ऊपर, ठीक है। हो सकता है आपने लिखा कम है
लेकिन पढ़ा तो जा रहा है कम से कम, ठीक है। ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन योर हैंड राइटिंग, अगर आपको लगता है फिर हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने की ज़रूरत है तो उसको करें, ख़ास तौर पे पीपल अपेयरिंग इन CSS, बिकॉज यू गाइज हैव टाइम राइट नाउ। अच्छा, स्पेसिंग, स्पेसिंग में बच्चे क्या सोचते हैं कि जी सवाल को लंबा चौड़ा दिखाने के लिए हम जी 5-5 लाइनें छोड़ देते हैं, एक हेडिंग दी उसके ऊपर भी इतनी सारी लाइन्स छोड़ दी, नीचे भी। नो, डोंट डू दैट, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई बहुत फ्लावरी किस्म की प्रेजेंटेशन नहीं करनी, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट ब्रीफ। एक हेडिंग दी, उसके ऊपर एक लाइन छोड़ दी, नीचे एक लाइन छोड़ दी, उसको अंडरलाइन कर दिया, मोर देन इनफ है, ठीक है। जब कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, सेंट्रल अलाइन करके सारा कुछ। भाई आप पोइट्री नहीं लिख रहे, जस्ट कीप इट प्रॉपरली, जिस तरह पैराग्राफ्स अलाइंड होते हैं, जो उनकी इंडेंटेशन होती है, आपने उसी तरह लेके चलना है उसको, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन में एक चीज़ आ जाती है टेबल्स ड्रॉ करना, चार्ट्स, डायग्राम्स। ये भी ज़रूरी नहीं है आप हर सवाल में करो, डिपेंड्स ऑन द रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आपको कोई जहन में आ रही है चीज़ तो आप कर दो। अगर आपको लग रहा है आपका आइडिया ज़्यादा बेहतर शो हो रहा है, इफ़ यू जस्ट मेक सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल साइंस में वो कह देता है कि जी आप बताएं फ़लाँ कंट्री की पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है, तो उधर आप सिंपली यू कैन जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। पार्लियामेंट के ये 2 हाउसेज हैं, ये इतने मेंबर्स होते हैं, इतनी देर बाद इलेक्ट होते हैं, ये XYZ, ठीक है। इसी तरह साइकोलॉजी में वो काफ़ी सारी ऐसी थियरीज़ हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट पे अगर क्वेश्चन आ जाता है, या IQ पे क्वेश्चन आ जाता है, इंटेलिजेंस पे आ जाता है, तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ थियरीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सम ग्राफिक फॉर्म, ठीक है। उसका आप छोटा सा एक नक्शा सा बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसमें भी यू डोंट हैव टू बी आर्टिस्टिक, आप बिल्कुल सिंपल अपने पास एक ब्लैक पॉइंटर ले लो, उससे कर लो, या लेबल कर दो उसको किसी और कलर से, ठीक है। ब्लू एंड ब्लैक इज़ अलाउड ऑब्वियसली, तो आप ये 2 यूज़ कर सकते हो। मार्कर, पॉइंटर, बॉल पॉइंट, ये चीज़ें अलाउड हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो पेपर पे लाइंस होती हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ब्लैंक शीट, तो उस पर ड्रॉ करना इज़ फेयरली ईजी, जस्ट फॉलो द लाइंस, ठीक है। आपके पास एक स्क्वायर या ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बनानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, फिर एम्फसाइज़ करने के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास डाल दो, ठीक है, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। बट अगेन मेक श्योर कि आप ये नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है वो चीज़ों को फैलाते चले जा रहे हैं अननेसेसरीली। ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ लेंथ, लेंथ में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने सारे सवालों को ना इक्वल लेंथ और इक्वल उस वेटेज देनी है। आप ऐसे समझो जैसे दे आर लाइक 4 बच्चे हैं आपके, आपने किसी एक को प्रेफरेंस नहीं देनी, फेवरेटिज्म नहीं करना किसी क्वेश्चन के साथ। सो देयर इज़ अनदर थिंग कि कहते हैं कि जो बेस्ट सवाल आ रहा है वो सबसे पहले अटैम्प्ट कर लो, सेकंड बेस्ट को लास्ट पे अटैम्प्ट करो, और जो बीच वाले 2 हैं उनमें से अगर आपको कोई एवरेज आता है तो वो आप सेंटर में उसको रख दो, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, अगेन ना बहुत आपने फैला फैला के लिखना है, ना बहुत कंजूसी से लिखना है, ठीक है। इट शुड बी वेरी नीट, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है, इक्वल लेंथ रखनी है क्वेश्चंस की, और कटिंग, ओवर राइटिंग, इन चीज़ों को आप तब भी अवॉइड कर सकते हो जब आपने पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर ली हुई है, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कब लिखने ज़रूरी हैं? देखो, ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो आपसे कोई डिस्कशन मांग रहा है, कोई कमेंट मांग रहा है, कोई एवेलुएशन मांग रहा है, उसमें इट मेक सेंस टू राइट अ कंक्लूजन, ठीक है। बट अदरवाइज कंक्लूजन इज़ नॉट दैट नेसेसरी। अगर आपने लिखना भी है तो कंक्लूजन में ये नहीं कि आपने सिर्फ समरी लिख दी जो आपने ऊपर लिखा। कंक्लूजन का मतलब है कि आप किस नतीजे पे पहुँचे, सारी बात करके क्या हमें हासिल बहस क्या हुआ, ठीक है, वो लिखना है आपने। एंड इफ़ यू एब्सोल्युटली हैव टू समराइज तो आपने फिर उसको रीफ्रेज कर देना है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर देनी है, ये नहीं कि रेपिटेशन हो रही है कंक्लूजन में, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव मेंशन्ड अर्लियर, क्या इम्प्लिकेशंस थी, कोई ब्रॉडर उसकी एप्लीकेशन थी, क्या जो था ना एप्लीकेबिलिटी थी उसकी। सो यू हैव टू गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। थोड़ा सा अगेन यहाँ पे हमें ऐसे रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज कंक्लूजन मेनली ऐसे वगैरह इन चीज़ों में होते हैं। अगेन आपके राइटअप में, आपके आंसर में अगर तो आपको लग रहा है कि ज़रूरत है यहाँ देने की तो आप दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि जी क्रिटिकली एवेलुएट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट बता दिए, एंड पे फिर आपने एक कंक्लूजन के तौर पे उसकी क्रिटिकल एवेलुएशन दे दी, तो दैट मेक्स सेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया मेरी तरफ से। बाकी एग्ज़ाम में जाने से पहले की जो टिप्स हैं, आई एम प्रिटी श्योर यू आर ऑल फेमिलियर विद दैट, बट जस्ट टू रीटरेट, मेक श्योर यू हैव इनफ स्लीप, कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, ठीक है। आपकी जितने भी फिजियोलॉजिकल है ना चीज़ें, उनका आपने बहुत ख्याल रखना, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ एज मच एज इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटीज़ एज इट इज़ ऑफ योर फिजिकल एंड्योरेंस, ठीक है।
आपका स्टेमिना इतना हो कि आप इतनी देर बैठ के फटीग और भूख प्यास ये सब कुछ बर्दाश्त कर सको, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर वेल रेस्टेड। आप सुबह उठ जाओ एंड देन अच्छा सा नाश्ता करो, थोड़ी सी रिविजन कर लो, ठीक है, रिलैक्स होके जाओ। मेक श्योर यू कैरी अ वाटर बॉटल विद यू बिकॉज आपने एसओपीज़ भी फॉलो करने हैं ज़रूर। वेबसाइट से आप डाउनलोड करके एसओपीज़ पढ़ कर जाना, ठीक है। डोंट एज्यूम दैट यू नो थिंग्स, देर आर सर्टन थिंग्स विच यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ, ठीक है। और वहाँ पे जाकर रिस्क लेना और शो करना कि ओ आई डेंट नो, दैट्स जस्ट नॉट जस्टिफाइड, यू नो। अच्छा, मास्क पहन कर जाना है अगैन, वी ऑल नो दैट, बट मेक श्योर यू कैरी अनदर वन एज वेल जस्ट इन केस, ठीक है। सैनिटाइज़र कैरी करो एंड डू वेयर रिस्ट वॉच, ऑल दो होती है वहाँ पे वॉल क्लॉक्स होते हैं, बट स्टिल यू नो लाइक यू मे बी रनिंग लेट, हो सकता है आप अपना फ़ोन सबमिट करा चुके हो, आपको क्लास नहीं मिल रही, तो आप देख तो लो कि आपका पेपर शुरू हो चुका है कि नहीं, तो दे कैन बी बिलियंस ऑफ थिंग्स, राइट। तो कंटेंजेंसी प्लानिंग करके जाओ आप, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके एग्ज़ाम ब्रेक है, जिस तरह ऑप्शनल्स होते हैं, एक दिन में ही दोनों पेपर्स होंगे आपके, तो मेक श्योर यू कैरी समथिंग विद योर सेल्फ, ठीक है, जस्ट टू ईट। डोंट रिलाई कि वहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा, बिकॉज इट्स बेस्ट टू अवॉइड सच थिंग्स। एग्ज़ाम के दिनों में वैसे भी बीमार होना तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो यू कैन कैरी लिटिल एनर्जाइजिंग थिंग्स विद यू लाइक मे बी बिस्किट्स, चॉकलेट चिप्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। Make sure you put an alarm before the exam. Don't rely on your biological clock. अगर आपकी आंख ना खुली तो you'll regret, right? So it's better to be safe than sorry. ठीक है, so this is all from my side. आप लोगों के questions हैं तो please पूछें.